पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। ऑनलाइन वालों बच्चों से मैंने पूछा कल आए नहीं आप, कहते हैं बारिश हो रही। ये नमक के बने हुए हैं, इन्होंने खुर जाना था हैं। मैंने इनसे कहा है कौन कौन बारिश की वजह से नहीं आया कल। उल्टा अच्छा मौसम हो गया था, अल्लाह जी ने ठंडे कर दिए रोज़े। अब गर्मी आ रही थी वैसे हैं, बेहतरीन मौसम हो गया, इंजॉयमेंट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ने पॉज में पढ़ा, 1-1.5 मिनट का हमने पॉज लिया था, तो रिक्वायरमेंट तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मकाइंस ऑफ उमर अकमल और कामरान अकमल। अच्छा जी, यार सीधी तो हार गया हम, बड़ी सीधी कर लें। बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड accumulated depreciation of machines on यकम जनवरी 17 वर 8 लाख एंड 3,33,000 रिस्पेक्टिव। ओपनिंग बैलेंसेस आ गए, ठीक है। अ मशीन एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 14 हैविंग बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू ऑफ 31,935 ऑन यकम जनवरी 17 वॉज सोल्ड फॉर 34,000 ऑन 30 अप्रैल 2017। अब एक यहाँ पर मसला है, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर कहीं पे हमें उस पुरानी मशीन की कॉस्ट गिवन नहीं है, बल्कि ओपनिंग बुक वैल्यू, साल के शुरू की बुक वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब अगर तो हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे होते, शायद कल बनाएं, शायद आज पहुंच जाए वहाँ तक, ठीक है। अगर हम एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहे होते तो फिर तो हमें बुक वैल्यू ही चाहिए होती है, लेकिन हमारा एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है, कॉस्ट पे बन रहा है। आपको नज़र आ रहा है कॉस्ट अलग पड़ी है कंजप्शन, तो इसका मतलब डिस्पोजल की कॉस्ट हमें चाहिए एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करने के लिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 इस सवाल के अंदर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग थी। कॉस्ट ऑफ डिस्पोज होने वाला एसेट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो है वो मिसिंग है। क्या कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल लिखा हुआ है? अच्छा, मिक्स हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ इज मिसिंग, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड इज मिसिंग। और दसो अब ठीक है, फर्क हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये तरीका आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज़ आपको सवाल के अंदर क्या मिल रही है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इनकर्ड वॉज 5,000, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर सिखाने वाली, तो ये एडजस्टमेंट 2 के अंदर ही हैं दोनों। तीसरी एडजस्टमेंट पढ़ी आपने, तीसरी एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है जी क्या होगा तीसरी एडजस्टमेंट में? एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, बोलो। अच्छा जी, तो एक्सचेंज है ऑन यकम जुलाई 17, वो कह रहा है जी अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट 40,000 वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, ठीक है। ऐसे लगता है जैसे मैंने यहीं से उठाकर सवाल जो आपका दिया हुआ उसकी एडजस्टमेंट बनाई थी, ऐसा लग रहा है, ऐसा ही है। मैंने यहीं से मतलब अंग्रेज़ी उठाकर उधर लिखी थी, जो अभी अभी सवाल नहीं कराया, चेक कर लो अंग्रेज़ी के अंदर से, वही आपको खुशबू आ रही होगी इस अंग्रेज़ी में से। ऑन यकम जुलाई 17 a machine having fair value of 40 on that date was exchanged for a new machine. The balance of purchase price was paid through a check of 80, बस figures different है। The list price of new machine was 130, old machine has been acquired at a cost of इतने होने, तो बस डेट्स डेटा डिफरेंट है, बाकी अंग्रेज़ी वही है। तो ये पास पेपर वाले सवाल की अंग्रेज़ी मैंने पहले आपको तैयार करा दी थी धोखे से, ठीक है। तो ये तो सिंपल एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो अब जो दो नई चीज़ें हैं पहले उनको सीख लेते हैं ताकि ब्रेक हमारी ना लगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर डिस्पोजल की कॉस्ट गिवन हो, डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है, आपको मैंने शायद पहले दिन थोड़ी सी बात भी की थी, ठीक है। आमिर भाई बोर्ड में डालें, डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है जी। मसलन मैंने कहा था कि हमारा एक पुराना एसी है, हम अगर उसको यहाँ इचरे में बेचते हैं, ठीक है, तो हमें वो पुराना एसी हमारा 1 लाख का बिक रहा है, किसी ने कहा इसको ठोकर पे जाके बेचो तो 1,25,000 का बिक जाएगा। हमने कहा लेकिन ठोकर पे ले जाने के लिए 3,000 किराया भी तो लग जाएगा, तो भी कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब अगर ठोकर पे जाकर बेचें तो हमें 1,25,000 की बजाय 1,22,000 रिसीव होगा,
तो 3000 क्या है, सेलिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, कॉस्ट टू सेल भी इसको कहते हैं। ये ज़रूरी खर्चा है जो एसिड को बेचने के लिए हमें इनकर करना पड़ता है। एक और मिसाल देता हूँ डिस्पोजल कॉस्ट की। आपका ये जो एसी आप बेच रहे हैं, ये एसी अभी आपके दीवार पे लगा हुआ है, ये आप नहीं खोल सकते, आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, 2000 रुपया वो भी लेगा और वो इसको डी इंस्टॉल करके देगा और आपके हवाले करेगा। तो इसका मतलब फिर कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल आपकी 3 और 2 5 हो गई। वो ज़रूरी खर्चे जो आपको सिर्फ इस डिस्पोजल ऑफ एसिड की वजह से पड़ रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्पोजल कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये ज़रा डिस्कस कर लेते हैं पहले अलग से, ताकि सवाल में ब्रेक ना लगे। ठीक है, वरना उस सवाल में ब्रेक लगे ना तो सवाल में क्या कर रहे थे वो बंदा भूल जाता है फिर। तो इसलिए जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फिर अलग से छोटी अपनी एग्जांपल से आपको समझा दिया करता हूँ, तो फिर वो एक तरह से 2 सवाल बन जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, इसको आप कॉस्ट टू सेल भी कह सकते हैं, कॉस्ट टू सेल द एसिड, वो ज़रूरी खर्चा जो एसिड को बेचने के लिए हमें इनकर करना पड़ा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल कॉस्ट, ये कॉस्ट टू सेल क्या होगी हमारी। यहाँ पर पहले एक एग्जांपल बनाएंगे, फिर एक तो इस 1 नोट ने मैंने सताया हुआ है, इसके लिए हम छोटी सी एक एग्जांपल बना लेते हैं पहले जी। क्लास एग्जांपल है, हमारा एक एसिड है, उसकी कॉस्ट है जनाब 180 रुपये, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, क्योंकि ये आपको निकालनी अब आती है ना, इसलिए मैं छोटी एग्जांपल्स के अंदर ये बस लिख देता हूँ फिगर। ठीक है ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इसकी है लेट्स से 125, और अब मैं सिंपल डिस्पोजल में सिखा देता हूँ। ये सिंपल डिस्पोजल है ना आपकी एडजस्टमेंट में भी, बाकी एक्सचेंज में आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही ट्रीटमेंट वहाँ पे भी हो जाएगा। आपने सिंपल डिस्पोजल के बाद ही एक्सचेंज की ट्रांसफर सीखी, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा था। ओके, और कैश पेड जो है, बल्कि कैश रिसीव होगा, सिंपल डिस्पोजल है तो कैश रिसीव्ड $75 है, और कॉस्ट टू सेल डिस्पोजल कॉस्ट वो लेट से 5 रुपये। ठीक है जी, तो ये जनाब हमारी एग्जांपल बनी। अब इसका एक ट्रीटमेंट ICAP की किताब में मिलता है, एक ट्रीटमेंट मेरी पसंद का है। मैं दोनों आपको पहले कराऊंगा, फिर अपनी पसंद वाले पे आपको मशवरा दूंगा कि रुक जाओ, बल्कि आप खुद ही कहेंगे यही वाला ठीक है। ओके, तो एक ऑप्शन क्या है, पहले तो एंट्री लिखे ना, ये मेरा पसंदीदा ऑप्शन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे पुराने एसेट की, यानी पुराने को डी रिकग्नाइज करते हैं ना, एक्यूमुलेटेड एसेट डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा और एसेट क्रेडिट होगा। बल्कि पहले दूसरा ऑप्शन करते हैं, accumulated depreciation डेबिट, कैश डेबिट, एसिड क्रेडिट। अब एसिड की कॉस्ट क्या है बच्चों, 180, ठीक है, और इसकी accumulated डेप्शन क्या है 125, ठीक है, और कैश कितना आया है 75, ठीक है। अब बताइए जी, गेन आ रहा है लॉस आ रहा है, आखिर गेन आ ही गया है, आखिर गेन आ ही गया। कितना गेन है मेरे बच्चों, एक कैश लिखा तो है 75,
200 में 20 रुपये का गेन सीधा सीधा नज़र आ रहा है, कैलकुलेटर चुक लेंगे ने फटाफट। पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर आज गेन आ गया कितना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि शायद मेरे वाले सवाल में जब हमने करना है तो ये इस तरह से समझ ना आ पाए जो ट्रीटमेंट मैंने कराना है, ठीक है ना। वो पहले सिंपल सवाल में समझ लेंगे फिर मसला नहीं। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया, लेकिन अभी ट्रांजैक्शन में एक चीज़ मिसिंग है जिसको हमने लिफ्ट नहीं कराई। वो क्या है? डिस्पोजल के ऊपर कॉस्ट भी तो इनकर हुई है। वो 5 रुपये का कोई ट्रीटमेंट हमने नहीं किया, तो कोई नहीं, कर लेते हैं। अब ये एक एक्सपेंस है, खर्चा ही है ना आपका, ठीक है। तो आपने पहले ट्रांजैक्शन डिस्पोजल गेन लॉस की निकालते हुए डिस्पोजल की जनरल एंट्री में उसको इग्नोर कर दिया, तो अब उसको अलग से खर्चे के तौर पे बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस पीएनएल के अंदर एक एक्सपेंस जाएगा, ये गेन आ गया था ना, अब ये एक्सपेंस आएगा, ठीक है। कितना? 5। तो एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 5, ठीक है। अब मैं इसके साथ इसके जो है वो एक्सट्रैक्ट्स बनाता हूँ पीएनएल के आपके लिए। जी, पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स बनने, तो आपको पीएनएल के अंदर गेन ऑन डिस्पोजल नज़र आएगा कितना जी? 20 रुपये का, और साथ ही एक डिस्पोजल कॉस्ट नामी एक्सपेंस नज़र आएगा। एक्सपेंस ही है ना ये, कितना? 5। बिल्कुल ठीक ट्रीटमेंट है। अब अगर इसी का लेजर बना रहे हैं डिस्पोजल का, तो डिस्पोजल के लेजर के अंदर बाकी सब कुछ के साथ, यानी एसेट अकाउंट में से 180 कॉस्ट आ गई, 125 अकोमोडेशन, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट आ गया, और लेकिन साथ ही डिस्पोजल का कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट भी करना है, और फिर यहाँ पर नेट गेन निकलेगा उसके अंदर, ठीक है ना। खैर चलें, आप इसको छोड़ें, मैं जैसे कह रहा हूँ फिलहाल देखते जाएँ। अभी हमने जनरल एंट्री कराई, आपको एक्सट्रैक्ट्स बना दिए, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें डबल काम करना पड़ता है। तो मेरा आपको मशवरा क्या है, अगर आपके सवाल में डिस्पोजल कॉस्ट आ जाए तो आप उसको सेल प्रोसीड्स में से नेट कर दें। जैसे मैंने आपको समझाते हुए बोला था कि आपका 125 रुपये का एसेट बिकना है और 5000 आपकी उसके ऊपर डिस्पोजल कॉस्ट आ जानी है, तो आपको नेट में फिर कितने मिले? 120 ही मिले, तो आप वो 120 ही कैश रिकॉर्ड कर लें, ठीक है। इससे होगा क्या, अभी देख लेते हैं। तो 75 का कैश आया, लेकिन 5 रुपये डिस्पोजल कॉस्ट आ गई, तो नेट में इसको क्या कर दिया आपने? 70। बाकी एसेट अकाउंट में से 180 क्रेडिट होना है, अक्यूमुलेटेड डेबिट अकाउंट में से 125 डेबिट होना है, 70 रुपये का कैश डेबिट हुआ, तो बताओ जी क्या आ रहा है? गेन 15 का गेन आ रहा है। तो फ़र्क क्या पड़ा जी? नेट में पीएनएल के ऊपर फ़र्क क्या पड़ा? और गेन ही नेट हो गया। अब ये मैंने अपने सवाल में डायरेक्ट, इतना आसान काम था, डायरेक्ट क्यों नहीं करवाया? क्योंकि हमारे सवाल के अंदर गालिबन मामला ये था कि वैसे गेन आ रहा था और डिस्पोजल कॉस्ट नेट करने से लॉस बन गया, तो फिर अच्छे से समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट। अब एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, तो अब सवाल के अंदर आपने ये गौर नहीं करना कि नेट में गेन हुआ या गेन से लॉस पे आया, लॉस से गेन पे गया, हमें इससे क्या। बस नेट सेल प्रोसीड्स ले लेंगे और गेन लॉस बैलेंसिंग होगा, और वो डिस्पोजल कॉस्ट का इम्पैक्ट खुद ब खुद पड़ जाएगा, ठीक है। तो पीएनएल के अंदर ये गेन चला गया। तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स अगर अब आप देखें तो पीएनएल के एक्सट्रैक्ट्स में आपको गेन ऑन डिस्पोजल नजर आएगा, 15 रुपये, ठीक है जी, सही है। तो ये यहाँ से इसकी पिक्चर आप ले सकते हैं। तो मेरा आपको रेकमेंडेड ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन यूज़ करें? मेरी रिकमेंडेशन है ऑप्शन 1, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसान है, इसमें गलती के चांसेस कम है, टाइम भी बच जाता है, ठीक है। ऑप्शन 2 वैसे ठीक है, गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ अब ये करना है तो मुझसे इसी के बारे में पूछें, आप भी यही यूज़ कर लीजिएगा, ओके। दिस इज़ बेटर। स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से हट के कुछ नहीं करा रहा इंशाल्लाह, मैं गम ना करें।
बस आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाना किसने है? नॉर्मली लेजर तो बनवाएगा नहीं ना आपसे, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या करोगे जब सवाल कर रहे होगे? तो इस 5,000 को इस 34,000 में से नेट करोगे तो बेसिकली 29,000 आप कैश लिख रहे होगे डिस्पोजल अकाउंट में, ठीक है, सही है। अब वो वैसे शायद गेन हो तो फिर लॉस बन रहा हो, इसमें ये शायद मसला था, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको वहाँ पे नहीं कराया, प्लस आपको दोनों ऑप्शंस भी बताने थे। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या है उसको भी सीख लेते हैं, बल्कि मैं दोनों मेथड्स में आपको सिखाता हूँ। हमारे सवाल में तो रिड्यूसिंग बैलेंस है, मैं दोनों मेथड्स में आपको सिखाता हूँ। एक छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, ठीक है। एग्जांपल खेलना मज़ा आता है ना, ठीक है। तो ये एग्जांपल क्लास एग्जांपल नंबर 1 थी आज हमारी, ठीक है। क्लास एग्जांपल नंबर 2 और 3 कहाँ कर लें, तो ज़रा नीचे ले आते हैं। जनाब, आज की पहली चीज़ ये की हमने। दूसरी चीज़ आपको सिखाने लगा हूँ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट if book value and date of purchase is given in question, ठीक है। कॉस्ट मिसिंग हो लेकिन फिर बुक वैल्यू भी गिवन हो, और दूसरी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, डेट ऑफ परचेज भी गिवन हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर गिवन हो तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज अगर आपको गिवन है और कॉस्ट ऑफ एसेट मिसिंग है, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट आप कैलकुलेट कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाने लूँगा, ठीक है, सही है। चलो, अच्छा जी, अब एग्जाम्पल पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरी क्लास एग्जाम्पल आज बन रही है 2। बुक वैल्यू 31 मार्च 2012 पर, 31 मार्च 2012 पर बुक वैल्यू है मसलन 15,000। सवाल में मुझे गिवन होगी 12 वाला साल लेट से मेरा चल रहा होगा, जैसे अभी अभी था। अच्छा, अभी वाले सवाल में तो उसने साल के पहले दिन की बुक वैल्यू दे दी, ठीक है, लेकिन मैंने आपको लेट से डेट ऑफ सेल की ही बुक वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये बुक वैल्यू है ऑन डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल भी यही है, ठीक है, मिसाल ले रहा हूँ। उसके बाद रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 20%, 10% ही ना पक्का हो जाए, 20% स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है जी। और डेट ऑफ परचेज भी बहुत ज़रूरी है सवाल के अंदर, तो डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2009 है, और डेट ऑफ सेल मैंने पहले ही बता दी 31 मार्च 2012 है। क्या ख्याल है, बुक वैल्यू 1 जनवरी की ना कर, चलो रहने दो, चलो ऐसे ही ठीक है, मतलब सीखना ही है ना, एक तरीका ही सीखना है। अब रिक्वायरमेंट तो मैंने लिखी ही नहीं। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है कैलकुलेट कर दो मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है जी। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये हमारा सवाल बन गया, ठीक है। अब अगर ऐसी सूरत बन जाए कि आपको सवाल में बुक वैल्यू गिवन है और डेट ऑफ परचेज भी गिवन है और रेट वगैरह भी गिवन है, तो फिर कॉस्ट मिसिंग हो तो मसला नहीं है, निकाल लेंगे। उसमें हम करेंगे क्या, हम अज्यूम करेंगे कॉस्ट को 100% या 100 कह लें, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या होगा, अज्यूम करें, ये अब सोल्यूशन शुरू हो गया। अज्यूम कॉस्ट
इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये अज्यूम्ड कॉस्ट को पकड़ें, डेट ऑफ परचेज से शुरू करें इसको डेप्रीशिएट करना, ठीक है जी। और ये हाँ बुक वैल्यू वाले दिन तक ले आए। अब यहाँ पर क्या होगा जी, यहाँ पर हम परसेंटेज के अंदर ये प्लांट की कॉस्ट से शुरू करके इसकी बुक वैल्यू पे ले जाएंगे। सवाल के अंदर परसेंटेज नहीं गिवन, सवाल के अंदर रुपीज़ में गिवन है। ये जो ऊपर मैंने बुक वैल्यू आपको दी है ये रुपीज़ 15,000 है, ठीक है। समझ जहाँ से ना आए रोकना है, 10 बार पूछ लेना है। देखो मैंने सवाल शुरू ही नहीं किया और सवाल सारा कर देना है। हो सकता है एंड पे मैं कहूँ टाइम खत्म हो गया, अब होमवर्क कर लेना और कल आके सवाल कराऊँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है वैसे ऐसे तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे यूज़ करके सिखा दिया आपको, अब उसको सवालों में अप्लाई करना रह जाता होता है, ठीक है। ये दिल कर रहा है वैसे मेरा, एकदम से मेरे दिल में अब तब्दीली आई है। मैं इसके बजाय ना ये अकमल वाला सवाल आज करने की बजाय एस्टीमेट चेंज करा दूंगा, ठीक है। और ये अकमल वाला सवाल आप जब सारा ज़बानी कलामी और एग्जाम्पल मैंने करा दिया है तो उसको आप अप्लाई कर लेंगे, फिर कल आते साथ उसको पहले 20 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। तो पहले पहले आप आगे आगे चलते जाएंगे, मुझे खुशी होगी, मैं कहूँगा मेरे बच्चे जा रहे थे। लेकिन आप लोग जो लाइन के बैगर्स बनते हैं ना जब, तो वो मसला सही नहीं है, लाइन के बैगर्स नहीं बनना, ठीक है ना। सर लिखवाएंगे तो हम कर लेंगे, नहीं खुद करो। अब 1 जुलाई 2009 पर एसिड की कॉस्ट कितनी है जी, 100, ठीक है। 31 ये 100 अज्यूम किया है ना ऊपर, ये बेसिकली परसेंटेज है, ओके। अच्छा उसके बाद 31 दिसंबर 2009 आया, डेप्रीसिएशन करनी थी। अच्छा शॉर्टकट भी लग सकता है लेकिन मैं ज़रा खोल के बयान कर रहा हूँ, इस चीज़ को ज़रा समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है ना। डेप्रीसिएशन 100 इंटू 20%, मैं 10 लिख रहा सी फिर, इंटू 6/12 जी, 10 आ जाना है सीधा, 20 होना था ना। अच्छा उसके बाद बहुत लंबा सवाल तो नहीं बना बैठे उस्ताद जी, चलो अब जितना बन गया बन गया। नहीं ऐसे ही जाने दें, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो शॉर्टकट कर लेंगे ना। 31 दिसंबर 2010 पे डेप्रीसिएशन, अब चूंकि मेथड कौन सा है तो 100 को ही पकड़ो, तो यानी यहाँ पर शॉर्टकट लग सकता था यही वाला काम आप वही 1 साल की डेप्शन निकाल के उसको कर सकते हैं, पर फिलहाल मैं ज़रा ओपन करके बिल्कुल बात सारी रख रहा हूँ आपके सामने जी। 20 बच गया 70, फिर 31 दिसंबर 2011 डेप्रीसिएशन, पर्चे में दोबारा मत लिखना ये 100 इंटू 20, एक बार लिख दिया बस 20 लिखते जाना अगर इस तरह से वर्किंग कर रहे हो तो, ठीक है। कितना बच गया जी, 50। उसके बाद 1 मिनट, ये 31 दिसंबर 11 का मतलब दूसरा 1 जनवरी 12 भी होता है ना, मेरे ख्याल में फिर यहाँ पे रुक जाना चाहिए हमें, क्या ख्याल है, क्योंकि अब आगे पूरा साल नहीं है, ठीक है। और अच्छा अब यहाँ पर आपके सवाल के अंदर क्या है, उसमें बुक वैल्यू इस दिन की दी हुई है, भाई इतना सा फर्क है। और मेथड स्ट्रेट लाइन नहीं रिड्यूसिंग, वो अगले सवाल भी एग्जांपल में करा देता हूँ, ओके। समझ के आराम सुकून से समझ के चला करो, कॉन्सेप्ट समझा करो, कॉन्सेप्ट से मिल के सवाल बड़े से बड़ा बनता है। सवाल कोई नहीं मुश्किल होते, बुनियाद बनाते नहीं है, डायरेक्ट सवालों पे जंप लगा देते हैं। भाई क्यों भाई डायरेक्ट सवाल, हम भी सवालों पे जंप लगाते हैं लेकिन छोटे छोटे कदम लेकर जा रहे होते हैं ना, ठीक है। तो बड़ी तैयारी हो रही है इंशाल्लाह, उसमें कोई मसला नहीं आएगा, किस सवाल में मिसिंग होगा कर लेंगे ये। अच्छा जी, अब किस दिन ये एसिड बिका है, 31 मार्च 2000। अच्छा इसकी तो फिलहाल मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे इस सवाल में यहाँ पर, आपके सवाल में क्या होगा, आप यहीं पर रुक कर बुक वैल्यू इधर रख कर उससे कॉस्ट निकाल सकते हैं और फिर उसी बुक वैल्यू को आगे डेप्सिट करने में तो मसला वैसे ही कोई नहीं होना 31, ठीक है ना। अच्छा अब जी मुझे तो परसेंटेज में नहीं, मुझे तो रुपीज़ के अंदर ये कॉस्ट चाहिए और मुझे उसने सवाल में रुपीज़ के अंदर ये बुक वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सवाल में जो गिवन है बुक वैल्यू उसके अगेंस्ट अपने परसेंटेज वाले अज्यूम्ड एसिड को इक्वेट कर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक एसिड 100 रुपए का होता 20% स्ट्रेट लाइन से 1
जुलाई 9 से डेप्रीशिएट होता हुआ आता तो 31 मार्च पर वो कितने रुपए का होता। अच्छा अभी 31 मार्च पे पहुंचाना है, सॉरी जी, चलो आगे। तो डेप्रीसिएशन 100 इंटू 20% इंटू 3/12 जी 5, और कितना आ गया जी 45। असल में हम यहाँ खड़े हैं, सॉरी, वो आपके सवाल में बताने लगा था तो मैं वहीं खड़ा हो गया जी। असल में आप इस सवाल के अंदर, मेरी एग्जाम्पल के अंदर आप यहाँ पे खड़े हैं। मैंने इसलिए चेंज किया कि ज़रा ये भी पता होना चाहिए, ये भी तरीका सामने हो, वो भी हो सामने, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, इस वजह से मुश्किल है कि आपको ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर चल रहे होंगे तो आपको ये भी निकालना पड़ सकता है। आपने ओन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल करना होता है तो ओपनिंग बुक वैल्यू लेनी होती है। तो ये तरीका ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। आपके सवाल वाला ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, नियत तो मैं करके आया था सवाल करने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हो रहा है, वो आप कर रहे हैं इंशाल्लाह, क्योंकि फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा ना, सारा कुछ तो हो जाना। अभी ये करके फिर सवाल पे आते हैं, आपको हो सवाल में तो है ही कुछ नहीं, ठीक है। कहोगे तो सोल्यूशन दे दूंगा, कहोगे तो कल सवाल करा दूंगा, ठीक। अच्छा जी, अब पर्चे के अंदर उसने, सवाल के अंदर उसने यहाँ पर बताया है कि ये कॉस्ट 15,000 रुपये है। एम आई राइट? अब फॉर्मूला है आपका एक बड़ा मशहूर कि अगर आपका 15,000 45 पे है तो फिर 100 पे ले जाना है तो इसको 45 से डिवाइड कर दें, 100 से मल्टीप्लाई। गिवन अमाउंट को डिवाइड करते हैं गिवन अमाउंट की परसेंटेज से और मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं इसको। ये फॉर्मूला ये है। रिक्वायर्ड अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे लिखूं, चलो यहीं लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड अमाउंट का फॉर्मूला है गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। ये फॉर्मूला याद कर लो। जो चीज़ गिवन हो और जो निकालनी हो मसला ही कोई। जैसे मिसाल के तौर हमें गिवन क्या है सवाल में, 15,000 बुक वैल्यू है, ठीक है। तो उस बुक वैल्यू को डिवाइड कर दें उसकी परसेंटेज से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जिससे करोगे वो आ जाएगा। अगर आपको रिक्वायर्ड है ये कॉस्ट तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। अगर आपको रिक्वायर्ड है ये बुक वैल्यू तो मल्टीप्लाई बाय 90 कर दो। रिक्वायर्ड है ये 70, रिक्वायर्ड है ये 20, कहीं कुछ भी रिक्वायर्ड है आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ये यूज करना है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने कहा आपको सवाल रिक्वायरमेंट क्या मांगी है आपसे, कॉस्ट निकाल दो, ठीक है। तो यहां पर आए हमने कहा जी 15,000 अगर इसकी बुक वैल्यू है जो कि 45% है तो फिर कॉस्ट 100% होनी है, तो वो कितनी होगी, आंसर बता दो। अब ये चूंकि सवाल ऐसे ही बना है तो इसलिए एग्जैक्ट फिगर नहीं आई, और पर्चे में भी ऐसा हो सकता है, ये ना कहना हो 3,333 आ 33,333 आ गया, नहीं ये तो गलत हो गया। नहीं, कोई गलत नहीं हुआ, अब कॉन्सेप्ट पूरा है ना, सही है सब कुछ, ओके। तो 33,333 होता है ना पर्चे में ऐसे, आपको ये कैसी फिगर आ गई है, लगता है गलती होगी कुछ। 33,333 ये बिल्कुल सही है। और मैंने चूंकि सवाल उधर से बनाना शुरू किया तो कॉस्ट सही नहीं है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, सही है। अब अगली बात, अगर तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे चल रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, एसेट अकाउंट में से 33,333 को क्रेडिट करेंगे। अक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट में से क्या क्या डेबिट करना होता है, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन करनी होती है ना, तो वो निकालनी पड़ेगी। हम यहाँ पे आएंगे, हमने कहा जी वो भी मसला को नहीं है, 1 मिनट लगेगा। अक्यूमुलेशन निकलेगी, सॉरी 33,333 माइनस 15,000, तो ये क्या आ गया जी 18,333। ये अक्यूमुलेटेड डिडक्शन अकाउंट में से क्या हो जाएगा, डेबिट। स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे और गेन लॉस निकाल लेंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे हम डेप्शन एक्सपेंस निकालने, तो डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर में हमें ये वाली डेप्शन चाहिए, ऐसे ही है ना, ऑन डिस्पोजल में। तो वो अब कैसे निकालें, पागलों की तरह 33,333 को ना शुरू कर देना, यही तो फॉर्मूला लिखवाया आपको ये डेप्शन चाहिए, तो आप यहाँ पे खड़े होकर ये एक्सपेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, आपको कि जी 15,000 को पकड़ो, 15,000 को, यही है वो 15,000 को पकड़ा,
ये 45 पे है तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिक्वायर्ड है फिगर जी 1616 ठीक है और सही है। अच्छा, और अगर आपको ये चाहिए होती फिगर तो मल्टीप्लाई बाय 50 कर देते। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये भी चाहिए होगी आपको, बल्कि आपके सवाल में तो गिवन ही ये थी। आपको आसानी क्यों है, आपको सवाल में ये फिगर गिवन थी तो आप इस तक लाके कॉस्ट निकालेंगे और फिर इसी पर रेट लगा के डेप्रिसिएशन आगे निकाल लेंगे। सही है। मैं कहीं पे कैद नहीं कर रहा, आपको रट्टा नहीं लगवा रहा, कॉन्सेप्ट दिया आपको, फॉर्मूला बता दिया आपको। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके लिए कीमती चीज। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करें और वेव स्किल करें। चलो जी, अब दूसरा भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो तो क्या करना है, वैसे समझ तो आपको आ गई है, लेकिन चलो जरा अच्छा हो जाएगा। यार इसी के साथ कोई मिलता जुलता काम कर लेते हैं, जरा टाइम बच जासी। बस फिगर्स डेटा बदल लूंगा ना थोड़ा सा। व्हाट टॉक इज अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2012 पर, सॉरी 31 मार्च 2012 पर बुक वैल्यू है 12,000। सवाल बदल दिया मैंने, ठीक है थोड़ा सा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो है 20%, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश कर रहा हूँ चेंज ना करनी पड़े। डेट ऑफ परचेज बदल देते हैं 1 अगस्त 2009, डेट ऑफ सेल जी रहने देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करें कॉस्ट। अब ये सवाल डिफरेंट है, ठीक है ना। अगेन ये मैंने अपना सवाल जो है उस हिसाब से किया है इसको। ओके, आप वाला सवाल नहीं है ये, लेकिन बाकी ज़रा डेटा शेटा मैंने इकट्ठा एक जैसा ले लिया ताकि थोड़ा फ़ायदा हो जाए। जी बच्चों, 1 जुलाई, सॉरी ये 1 अगस्त है, एक छोटा सा चेंज ये भी कर बैठा हूँ। 1 अगस्त 2009 पर एसिड खरीदा, कॉस्ट कितनी है पता नहीं है, हमें चाहिए तो हम अज्यूम करेंगे कॉस्ट 100 है। ठीक है, और 100 वाले एसिड को आप डेप्रिशिएट करना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या आएगा 5/12। 1 अगस्त है ना, बोलो जी आंसर। 8 राउंड कर दो। ठीक है, अपना सवाल है कहाँ से मैच करना है हमने, ठीक है ना। फिर 92 आ गया। अब चूंकि रिड्यूसिंग बैलेंस है तो 100 पे नहीं 92 पे रेट लगेगा। ठीक है जी, 18.4। ठीक है, बुक वैल्यू यार फिर 18.4 हद होगी यार, अभी भी कहा है आपको जी। अब 74 पर 20% लगाओ, 15 आ गया जी। ठीक है, बुक वैल्यू 59 बन गई। और इसके अगेंस्ट सवाल में बुक वैल्यू कितनी गिवन है, नहीं यहाँ नहीं गिवन, सॉरी आगे जाने दो। फिर 59 को पकड़ो। आपका सवाल असल में बार बार मेरे सामने आ जाता है ना, तो सवाल तो वही पढ़ के मैं इधर आया था असल में, लेकिन चलो अब वहाँ पर एक तरीका है, उसकी इतनी सी वर्किंग करा दूंगा आपको, सवाल आप खुद कर लेना। ठीक है ओके, लेकिन दिमाग वही चल रहा है असल में। 3/12 ही आ गया जी, 3, और ये बन गया जनाब 56। अब ये 56 के अगेंस्ट सवाल में हमें क्या गिवन है 12,000। ठीक है, अब
अगर एक एसेट 12,000 बुक वैल्यू रख रहा है 31 मार्च पे, तो हमारा अज्यूम्ड एसेट भी रेट ऑफ परचेज उसी रेट से चला। परसेंटेज के अंदर क्या बता रहा है कि ये कितने परसेंट पड़ा है, 56। तो इसका 100 क्या होगा, 21,428। ठीक है, कोई बात नहीं, पिछले से तो बेहतर ही आया फिगर। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस में चल रहे हैं तो आपको जी 21,428 है ना, 12,000 ये कैसे हो सकता है, 21,428 ही होगा बेटा। अगर 0.5 है तो 9 कर दो, ठीक है। हाँ, लेकिन वो 15,000 12,000 से 2 लाख पे कैसे चला गया। अच्छा जी, अब मामला ये है कि अब हमारा मेथड कौन सा है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अब क्या क्या करते हैं, ज़रा दिमाग के अंदर वो चीज़ें दोहरा लेते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले तो हम एसेट अकाउंट में से इसकी कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे, 21,429 रेफर करेंगे वर्किंग जो की होगी। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को डेबिट भी करना है। तो 21,429 में से 12,000 को माइनस करेंगे, कॉस्ट निकल आई ना। अब तो एक स्टेप के अंदर अकोमोडेशन भी निकल आएगी। बोलो जी, 94, हाँ ऐसे बोलो, मुझे समझ ना आ जाए कहीं। ठीक है, स्टेप 3 कैश रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस। अब आती है बारी डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की। तो डेप्शन एक्सपेंस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। मेथड कौन सा है, तो फिर ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी है। ठीक है, अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स तो आप निकाल लोगे एसेट अकाउंट में से कॉस्ट उठा के, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में से इन्वेस्टमेंट उठाकर, लेकिन ये कहाँ से आएगी, ये तो सवाल में गिवन ही नहीं है। तो कोई नहीं, यहाँ पे आ जाओ, मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखवा दिया, जो मर्जी होता रहे, अब जिंदगी में परेशानी नहीं होगी। फॉर्मूला बस ये याद रखना, ये मार्कअप मार्जिन वाला फॉर्मूला है। कहीं मार्कअप मार्जिन जहाँ रिवाइज करना पड़ा वहाँ पे इसको मैं दोबारा करवा भी दूंगा। फॉर्मूला यही है, और सिर्फ उस जगह नहीं, इस जगह नहीं, कई जगह इस्तेमाल होगा जिंदगी में आपके पास। ठीक है, तो 12,000 अगर 56% है, 12,000 अगर 56% है, तो हमें इस जगह पर क्या चाहिए, 59%। ठीक है जी, तो वो क्या बना, 12, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे दोबारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बैलेंसिंग भी निकल आएगी। डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, 643। और ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें चाहिए। अब यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हम लिख देंगे 12,643। कोई पूछे तो बता देना जी ये वर्किंग से आया, इनटू 20% करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मुझे पूरा सवाल तो है नहीं कि पता हो सारे एसेट्स कितने थे, मैं तो सिर्फ इसका ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ। फिर कोई एडिशन होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कोई डिस्पोजल होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन ये 643 आपने यहाँ से उठानी है इसी वर्किंग। सही है। और अगर स्ट्रेट लाइन था ये, तो इसके अंदर क्या होना था ये भी बता ही दूँ फिर, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। अब इसमें ज़िंदगी आसान थी। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ही लेनी थी आपने, लेस ये 33,333 माइनस हो जाना था, इनटू रेट। रेट कितना है, 10% था, इधर 20 था। अच्छा 20 जी, ठीक हो गया। उसके बाद कोई एडिशन होता वो लेते, और डिडक्शन उसकी, और कोई डिस्पोजल है तो उसकी डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर इस तरह से निकालनी पड़ी। वर्किंग का ही रेफरेंस दिया आपने 1,666, ये मैंने ज़बानी में बताया था। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर आपकी टोटल डेप्शन एक्सपेंस आ जाती। ठीक है ना, ये समझ आई है बात, जो बाद में की है। तो उस सवाल के अंदर क्या करना है वो बताया है। ओके, तो ये जनाब आपका, अगर कॉस्ट एसेट की मिसिंग हो और बुक वैल्यू, लेकिन साथ में देखो अगर डेट ऑफ परचेज सवाल में ना होती ना तो फिर कॉस्ट निकल ही नहीं सकती। मुश्किल क्या, फिर नामुमकिन थी। अगर डेट ऑफ परचेज ना होती तो फिर क्या करते, फिर नहीं निकाल सकते थे। तो इसलिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बुक वैल्यू, दूसरा डेट ऑफ परचेज। अगर गिवन हो तो कॉस्ट मिसिंग भी हो तो हमें निकालने में कोई मसला नहीं है। 100 ज्यूम करेंगे कॉस्ट को और उसको डेप्रीशिएट करके लाएंगे। जिस दिन की वैल्यू सवाल ने हमें दी हुई होगी पर्चे के अंदर, उसके सामने लाकर परसेंटेज को खड़ा करेंगे और फिर अपना ये कीमती फार्मूला यूज़ करके
हम निकाल लेंगे। फिर लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, वो भी लगवाता हूँ ना। अब लगा लेते हैं ना, इसमें फिर वही करेंगे ना, इससे आगे नहीं जाएंगे ना। ठीक है, ये भी करवाता हूँ, अपने सवाल में यही करवाता हूँ। लेकिन ये तो थोड़ा खोल के बयान किया ना, कॉन्सेप्ट दिया अभी आपको। अब पर्चे के अंदर स्ट्रेट लाइन में आप ये काम ना करें। आप शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पे जंप लगा के डायरेक्ट आ सकते हैं। पता है कैसे? कैसे? 100 इंटू 20%, 20 आ गया। उसके बाद डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक कितने महीने बनते हैं, कैलकुलेटर मारो। अभी ये शॉर्टकट यहाँ पे भी लग सकता है, जल्दी करो ज़रा। पहले स्ट्रेट लाइन में शॉर्टकट लगवाता हूँ। ये तो समझ आ गई ना करना क्या है इसका, ये। लेकिन जब भी कभी आपको पूरे सवाल के अंदर इस तरह से काम करना पड़े तो भाई शॉर्टकट लगा के हमेशा याद रखना, पीरियड के स्टार्ट तक आना, क्योंकि ये जो होता है ना, ये आपको फिर निकालना होता है। ठीक है ना, तो ये इसमें फिर फंस जाते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी मैं स्ट्रेट लाइन में भी यहाँ पर जंप लगा के आ सकता हूँ। कैसे? मैं कहूँगा जी कि ये बुक वैल्यू मुझे चाहिए किस दिन की, 1 जनवरी 12 की। तो मैं क्या कर लूँ, कॉस्ट 100 इंटू रेट 20% इंटू, अब 1 जुलाई 9 से 31 दिसंबर 9 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 10 तक पूरा साल, 11 तक पूरा साल, तो 2 साल 6 महीने यानी 2.5। करो मल्टीप्लाई 2.5 से इसको, आंसर इज 50 आना चाहिए। ठीक है, 50 आ गया। अच्छा, वैसे यहाँ पर चूंकि वो रिवर्स जाना था तो 45, इसको आगे कर दो, 3 महीने और ऐड करो तो ये कितना बन जाएगा, 2.75। आंसर ये निकाल लो, 55। हाँ, खैर गिन लेते हैं ना, 6 महीने, फिर 10 वाला पूरा साल, 11 वाला पूरा साल, और फिर 3 महीने, 2 साल 9 महीने बने ना, तो ये 2.75 ही बनता है ना। क्या आंसर आता है? तो ये तो अक्यूमुलेट ऑप्शन निकल आएगी ना, बुक वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये, हाँ, तो ये है भी अक्यूमुलेट ऑप्शन इसके अंदर, और शॉर्टकट यही निकालते थे ना। अच्छा, ये अब ये 55 निकला, ये अक्यूमुलेट ऑप्शन है, तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, 100 माइनस 55 42। करना चाहे अगर कोई इस तरह से तो कर ले 45। अब यहाँ से कॉस्ट निकलेगी कैसे, हमने कहा था जी 15,000 जो है ये 45 के बराबर है, इसको 100 के बराबर करो तो आपका वही 33,333 आ जाएगा। पहली बार 3,333 बोला, मेरे मुंह पे वही चढ़ा होगा। तो ये इस तरह से भी कर सकते हैं शॉर्टकट। ठीक है, ओके। लेकिन फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी बुक वैल्यू इस दिन पे पड़ी है और कॉस्ट इस दिन पड़ी है, तो मसला कोई नहीं है। स्ट्रेट लाइन के अंदर तो वैसे भी आप 33,333 को 20% 3/12 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। ये भी चेक करके देख लो, 33,333 इंटू 20% इंटू 3/12। जो कहते हैं, जो दिल में आता है करते जा रहे हैं, सब कुछ हो सकता है वैसे। अब जो दिल करे करना, वैसे तो करके देखो जल्दी। 33,333 इंटू 20% इंटू, क्योंकि आप तो इस तरह से करके नहीं आए, आपने तो ये काम किया, तो अब ये कॉस्ट निकल आई है ना। स्ट्रेट लाइन के अंदर तो कॉस्ट पर ही रेट लगना है। तो यहाँ पर वो मैंने जो किया था कि ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स, तो ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से 33,333 माइनस कर दिया, इंटू 20% रेट लगा दिया, फिर ऑन एडिशन किया, फिर लेकिन ऑन डिस्पोजल यहीं पे निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 33,333 इसी पर ही रेट लगना है, 20% इंटू, आंसर इज वही आना है। तो जैसे मर्जी करें, ओके। लेकिन मैंने ज़रा समझाना था इसलिए मैंने तफसील इस तरह से सारी की। अच्छा, अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस है तो इसके अंदर तो लाजमी है कि आप यहाँ तक आएँ। ठीक है, यहीं तक जंप लगाना है। अब जंप लगा लेते हैं, ये तो आसान था। कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू पावर प्लस n, याद है? अभी अपने सवाल में यही करेंगे। ठीक है, अब 1 अगस्त 2009 से काम चला है, तो पहले साल में 5 महीने, 10 में पूरा साल, 11 में पूरा साल, तो 2 साल 5 महीने, 5/12 करके बताओ क्या आता है। जी आज के दिन बता देंगे। देखो यूं करना है ना, 5/12, 9 10 का पूरा साल, 11 का पूरा साल, आंसर इज 2.42 प्लस 2.42, आंसर इज
वही 58.3 राउंडिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। तो 59, आप उसमें 58.3 भी लिखेंगे, सही है, फिर डायरेक्ट भी आ सकते हैं। ओके डन, सही है। ये सारी बातें छोड़ो, ये तो जब सवाल के अंदर आएंगी तो देख लेंगे। मैं तो आपको बस ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, जो सिखा दिया, ठीक है। अब उसको यूज़ जैसे मर्जी दिल करेगा, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट इज़ दिस, ठीक है। ये तो पहले अलग से तस्वीर ले ली थी ना इसकी। ये 2 एग्जांपल्स की पिक्चर आप उम्मीद है आप ले चुके होंगे। ठहर जाओ भाईजान, मुझे तो उधर जाने दो। तीनों चीज़ों की लेनी है तस्वीर, तो तीनों को भी इकट्ठा कर देते। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। उसमें मैं सिर्फ इतनी सी वर्किंग थोड़ी सी आपको कर देता हूँ। होमवर्क तो है ही, लेकिन वर्किंग करके वो भी पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, वो भी होमवर्क में ही जाना है। कल फिर आते साथ ये कर लेंगे, फिर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बनवा के हो सकता है फिर आप लोगों को परसों की रुख्सत दे देनी है, ठीक है ना। अब फिर ईद के बाद आकर वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम मेजर इंस्पेक्शन या ओवरहॉलिंग, पता नहीं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो सवाल करने हैं, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर 3 तरह के होते हैं जो कैपिटलाइज होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर पार्ट है, ओवरहॉलिंग है, अपग्रेड है, ये सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो एरिया रहता है। इधर देखो जी, अब ये मैं सिर्फ इतना सा काम कर रहा हूँ इस सवाल में, पता नहीं कब खरीदा था, बाद में देखते हैं। हमारे साल का पहला दिन है 1 जनवरी 2017। तो 1 जनवरी 2017 पर हमें सवाल में बुक वैल्यू गिवन है, ऐसा ही है। वो बुक वैल्यू गिवन है रुपीस के अंदर ना, ठीक है। लेकिन मैंने तो फिलहाल निकालनी है वो परसेंटेज में। तो 100 की कॉस्ट अज्यूम की हुई होगी आपने, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.1 माइनस 0.2 से, 0.8 भी अच्छा 15% है इसमें, ओके 15% जी, गुड, ठीक है। तो 1 माइनस 0.15 या डायरेक्ट 85% भी लिख सकते हैं आप, प्लस खरीदा कब था इसको, 1 जनवरी 14 को। इतना आसान, पूरा 14, पूरा 15, पूरा 16, ठीक है, 1 जनवरी 17 तक, तो प्लस 3 आ गया। आंसर इज 61। और आपको रुपीस के अंदर इसी दिन की बुक वैल्यू गिवन है, पढ़ो जरा। मशीन एक्वायर्ड यकम हैविंग बुक वैल्यू ऑफ इतने ऑन 1 जनवरी 17, तो ये 31,935 जो है ये इस दिन की बुक वैल्यू गिवन, ठीक है। अब इससे आप अगर कॉस्ट निकालना चाहें तो मसला ही कोई नहीं, आप कहोगे जी कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी कैसे जी, 31,935 जो है ये कितने परसेंट है, 61, समझ आ रही है, इनटू हमें चाहिए 100, आंसर इज 52352। चल ये कॉस्ट आ गई, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस कॉस्ट का मुझे और कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि एसेट अकाउंट में से क्रेडिट कर दूंगा। अक्यूमुलेटेड ऑप्शन के लिए अभी मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ना है। ये किस दिन बेचा गया है, 30 अप्रैल पर, तो 30 अप्रैल 2017 पर डेप्रीसिएशन। अब रुपीज़ वाली को ही पकड़ो, ठीक है। 31,935 बुक वैल्यू है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, इनटू 15% इनटू 4/12, आंसर 1597। और बुक वैल्यू कितनी आ गई इस दिन, तो मैंने तो अपनी दोनों एग्जांपल्स के अंदर बुक वैल्यू क्लोजिंग वाली निकाली थी, वो मुश्किल काम है, ये आसान है, ये आसान है। इस दिन बुक वैल्यू निकालो, उससे आगे डेप्शन भी यहीं से निकाल लो, आपकी वर्किंग ये 3 लाइनों वाली होगी ही होगी जी। 30/4/2017 पर बुक वैल्यू आ गई 30338। और अब बुक वैल्यू और कॉस्ट का डिफरेंस क्या निकल आएगा, आपकी अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो ये आपको दूसरे स्टेप के लिए फिगर चाहिए थी, ठीक है जी। तो हाँ, तो वो लिख देंगे, राउंड करना है, कैलकुलेशन ये शो करनी है बस। आप वर्किंग ये शो हुई होगी तो राउंडिंग नज़र आ जाएगी उसको, वो अगर 1000 में आप चाहें तो 52 लिख देंगे आप,
कोई मसला नहीं, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी आपकी कितनी कॉस्ट निकाली, 52352 माइनस 30338, तो आपके पास जो भी आंसर आ जाएगा वो दूसरा स्टेप आ जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा, तीसरे स्टेप में इस एडजस्टमेंट में कैश लिखने लगोगे तो वो पहले ही बता दिया है, 34 माइनस 5 करके आप डिस्पोजल के अकाउंट में लिख देना, 29 नेट करके, ठीक है, और गेन लॉस बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक हो गया। अगली ट्रांजैक्शन क्या आप करानी है, आपको सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है जी, ओके। थ्योरी भी पढ़ने वाली रहती है थोड़ी सी, तो वो पढ़ा दूं या एस्टीमेट चेंज का असूल बता के ये 3-4 सवाल होमवर्क में दे दूं? थ्योरी पढ़ा दें। कितने बच्चे कहते हैं थ्योरी पढ़ा दें? ओके। कितने बच्चे कहते हैं एस्टीमेट चेंज का एक सवाल करा दें? ये कम है ना, मैं कमज़ोर के साथ हूँ। फिर कल आते साथ थ्योरी पढ़ के, पहले थ्योरी पढ़ लेंगे ना, ठीक है, याद कराना, क्योंकि बाद में ज़रा थका थका होता है बच्चा, तो फिर ये सवाल का सलूशन देख लेता हूँ मैं, वही दे दूंगा। एस्टीमेट चेंज के सवालात मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपने किया हुआ है आई नो, बट थोड़ा रिवाइज कराना है, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बड़े सवालों में अक्सर आपको एक तो पीपीई के नोट के अंदर या पीपीई के सवालों के अंदर इसमें आ जाना होता है, वो तो आता ही है, प्लस IAS 8 जो हमने पढ़ना है उसका नाम ही क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एरर्स और चेंज इन एस्टीमेट, तो उसमें चेंज इन एस्टीमेट दोबारा से फिर आना है, तो इम्पॉर्टेंट है। और फाइनल अकाउंट के अंदर भी ये एडजस्टमेंट आ जाया करती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एरिया, तो दोबारा आप चाहे आता भी है मैं करवाऊंगा, बट पहले आप करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ आपको छोटा सा, ठीक है। वो क्या है जी, सबसे पहली चीज़ तो मुझे बताइए, एस्टीमेट कहते किसे? अंदाजे को। अब इस वक्त हम IAS 16 पढ़ रहे हैं, तो हम IAS 16 के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एस्टीमेट की बात कर रहे हैं, वरना ज़िंदगी के अंदर और भी अकाउंटेंट्स बहुत सारे एस्टीमेट्स लगाते हैं। हम ये टैक्स की कैलकुलेशन एक एस्टीमेट लगाते हैं, हम प्रोविज़न एक एस्टीमेट लगाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे ही प्रोविजंस हम आगे एस्टीमेट्स लगाएंगे। IAS 37, IAS 10 के अंदर, 37 के अंदर जाके आप FAR कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के अंदर, और बहुत सारे ऐसे ही हम जजमेंट की बेस पे हम एस्टीमेट्स लगाते हैं अकाउंटेंट्स। लेकिन फिलहाल IAS 16 के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो IAS 16 में हम क्या एस्टीमेट्स लगाते हैं? कॉस्ट एस्टीमेट होता है, कॉस्ट एस्टीमेट होता है ना। कॉस्ट तो भाई एब्सोल्यूट फिगर है, चुप करके बैठे हैं गुगुओं की तरह। कॉस्ट एस्टीमेट होती है कोई? कॉस्ट एक्चुअल फिगर होती है, उसके बिल मौजूद होते हैं, पैसे दे के आए होते हैं। कॉस्ट कैसे आप एस्टीमेटेड कह सकते हैं? यूजफुल लाइफ इज एन एस्टीमेट, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज एन एस्टीमेट, डेप्शन मेथड इज एन एस्टीमेट। आओगे मेथड कैसे एस्टीमेट? मैंने आपको पहले दिन बताया था कि डेप्रिसिएशन मेथड है नहीं कि जो दिल करे रात को बाबा जी ख्वाब में है जो मेथड कह दे, नहीं। स्टैंडर्ड की गाइडेंस क्या है? जो पैटर्न ऑफ बेनिफिट है एसेट से आ रहा, डेप्शन एक्सपेंस का भी बेनिफिट पैटर्न वही होना चाहिए। अब हमने एक एसेट लिया, मिसाल के तौर पे जापान से हमने एक प्लांट इंपोर्ट किया, उसको इंस्टॉल किया, और हमने कहा यार प्लांट है तो ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत डिप्रिशिएट होगा। 2 साल गुजरे तो हमने कहा यार आखिर ही प्लांट है, इसकी तो परफॉर्मेंस कम ही नहीं हो रही, तो इसने अगले 10 साल बराबर ही फ़ायदा देना है। अब एक एस्टीमेट था वो चेंज हो गया। रेजिडुअल वैल्यू, ज़िंदगी के शुरू के अंदर अंदाज़ा लगा था कि इतने रुपए एंड पे हमारा ये AC 50,000 का बिकेगा। 2 साल बाद वैसी कीमतें इतनी महंगी होगी कि पुराने AC भी महंगे महंगे बिकते नज़र आ रहे हैं, तो हमारा अंदाज़ा बदल गया। हमने जो है वो AC को, अच्छा मोटरसाइकिल इस भाई ने लिया, सर्विस करा के रखते थे, ट्यूनिंग करा के, इस भाई ने लिया, जब से लिया वर्कशॉप का मुंह नहीं दिखाया, तो 1-2 साल के बाद इसकी रेजिडुअल वैल्यू और होगी, उसकी और होगी। एस्टीमेट है, इट मे चेंज, ठीक है। यूजफुल लाइफ, हमने सोचा था 5 साल यूज़ करेंगे एसेट को, 2 साल गुजरने के बाद कहा यार बड़ा बेहतरीन चल रहा है, 10 साल यूज़ करेंगे टोटल। एस्टीमेट था, इट मे चेंज, ठीक है। तो ये जो आपको मैं डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो है, इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इसीलिए एक एस्टिमेटेड फिगर कहते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन वाला लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। तो इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखें तो आपको एस्टीमेट्स नज़र आ रहे हैं 3। एक तो वो मैंने स्ट्रेट लाइन वाला मेथड भी एस्टीमेट लगाया था, ठीक है। तो जो एस्टीमेट्स होते हैं, अंदाजे होते हैं, वो
चेंज हो सकते हैं। तो फॉलोइंग एस्टिमेट्स मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। कौन कौन से एस्टिमेट है जी? नंबर 1 रेजिडुअल वैल्यू, नंबर 2 यूजफुल लाइफ, नंबर 3 डेप्रीसिएशन मेथड। अच्छा, अब ये चेंज तो हो सकते हैं। असल में ना थ्योरी में जो डेप्रीसिएशन वाला सफ़ा है ना, वो आज अभी नहीं पढ़ा रहा, टाइम खत्म हो गया। कल जब वो पढ़ाऊंगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट एट ईच ईयर एंड रिव्यू करो डेप्रीसिएशन मेथड को, रिव्यू करो यूजफुल लाइफ को, और अगर इनमें कोई चेंज है तो वो चेंज इन एस्टीमेट के तौर पे काउंट फॉर करो। मतलब क्या है? मतलब जिस साल चेंज आया है बस उस साल और ऑनवर्ड्स को छेड़ना, जो हुआ सो हुआ, अंदाजा था, उसको वापस जाके छेड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, सही है। अब चेंज इन एस्टीमेट के बारे में मैं सिर्फ 3 बातें बता के क्लास खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आप जाने आपका काम जाने। यूं समझ लीजिएगा भाई इतने ही पढ़ा के गोली करा के छोड़ दिया था उस्ताद ने, अब पर्चे में आ गया तो अब हमने कुछ ना कुछ तो करना है ना, यूं समझ के होमवर्क किया करें। मैं थोड़ा बोझ डाल के रखता हूँ बच्चों पे ऐसे ही, लेकिन अगले दिन कराना ही होता है सारा कुछ। आपको कल सवाल दिया, आज करा दिया ना, ठीक है, बस आपने कल पहले कर लिया, वो माजरत रेट नहीं था, वो भूल गया है। खैर, तो आप पहले करें, आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी 10 बार समझाऊंगा, लेकिन पहले करने से फ़ायदा ये होगा आपके दिमाग को काम करने की आदत पड़ेगी। पर्चे में मैंने नहीं साथ जाना, सोल्यूशन ने भी नहीं साथ जाना, इसलिए सोल्यूशन से भी बचाता हूँ और खुद के भी आगे आगे थोड़ा सा चला लेता हूँ, क्योंकि आप कर लो पहले। ओके, तो पहली बात, एस्टीमेट चेंज को साल के पहले दिन से अप्लाई करना, ये याद रखना। वो साल में किसी भी दिन हो, उसको अप्लाई करेंगे साल के पहले दिन से। ठीक है जी, एस्टीमेट चेंज को साल के पहले दिन से अप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन आपके इन सारे सवालों में ये मसला ही नहीं है, क्योंकि हर सवाल में लिखा ही ऐसे गया, ऑन यकम जनवरी 14 एस्टीमेट बदला, ऑन यकम जनवरी 18 एस्टीमेट बदला, ऑन यकम जनवरी 17 एस्टीमेट बदला, ऑन यकम जुलाई 18 एस्टीमेट बदला, ऑन यकम जनवरी। लेकिन आपको कल फिर मैं समझाऊंगा इसकी सिग्निफिकेंस, अभी लिख तो लेना, पहली बात तो ये लिख ली। ठीक है जी। दूसरी चीज़, जो एस्टीमेट चेंज होता है ना बेटा, उसको आपने प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। क्या करना है जी? ये हम आइए सेट में जाकर पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव कहते हैं इस साल चेंज आया है तो बस इस साल को और इसके बाद आने वाले सालों को आपने चेंज करना है। जो गुजर गए साल, अब उनकी डेफिनेशन सही करने नहीं चला जाना कि जी पिछले साल की भी डेफिनेशन सही कर लें, उससे पिछले की भी कर लें, 3 साल नहीं नहीं नहीं। एस्टीमेट अंदाज़ा है। उई, इसके नीचे आया पड़ा है कोई हैंड आउट। एस्टीमेट क्या है जी? एक अंदाज़ा है। ठीक है, तो अंदाजे में तो तब्दीली आ सकती है ना जी। अब ये बड़ा मसला होना है, इस पर बहुत कुछ लिखा गया होना, देखा। चलो कोई बात नहीं जी। तो ये जो अंदाज़ा है, कोई नहीं, इसको ऊपर ले जाते हैं ऐसे करके। अंदाज़ा, एस्टीमेट, नाम ही अंदाज़ा है, तो अंदाजे की तब्दीली को आपने फिर ये नहीं कहना कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो गई। गलत कोई नहीं हुई है भाई, अंदाज़ा था, इट मे चेंज। एस्टीमेट है तो इट मे चेंज ड्यूरिंग लाइफ ऑफ एन एसेट। ठीक है, तो जब चेंज हो, जिस साल में चेंज हो, बस उस साल से ऑनवर्ड्स आपने फिर उसको अप्लाई कर देना। ठीक है, तकरीबन तकरीबन पहुंच ही गया सही वैसे। चलो गुजारा हो गया अपना। अच्छा जी, दूसरी चीज़ प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है। तीसरी चीज़, फॉर डेप्रीसिएशन आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी सब्सिक्वेंटली। अब जब एस्टीमेट चेंज हो जाता है ना, तो फिर डेप्रीसिएशन के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होंगी। एक, बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, और पहले ही दिन बताया था। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी रिमेनिंग लाइफ।
लेकिन ये रिमेनिंग लाइफ भी किस दिन, रिमेनिंग लाइफ एट डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट। तो बस इतनी सी गाइडेंस मैं आपको दे सकता हूँ। एक सवाल कर भी लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, 43 कर लेते हैं। अगर चेंज फॉर एग्जांपल विद इन द ईयर है, तब भी भाई मैंने पहली बात क्या लिखी है, साल के पहले दिन से अप्लाई करें। उसने लिखा हो ड्यूरिंग द ईयर फलां एस्टीमेट हैज़ बीन चेंज। तो भाई असल में ना अंदाजे की बुनियाद पे आपने एक्सपेंस निकालना है। तो जब ईयर एंड पे खड़े होकर आप डेप्शन एक्सपेंस निकालने लगे हैं तो आपको अंदाज़ा दुरुस्त हो गया है ना आपका, तो फिर गलत डेप्शन क्यों निकालनी? ठीक है, तो इवन साल के एंड पे पता लगा ना रेजल वैल्यू बदल गई है, तो इस साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट से ही निकालनी है, क्योंकि डेप्शन तो हम साल के एंड पे ही निकालते हैं। तो गलत अंदाजे वाली क्यों निकाले जब सही अंदाजे का पता लग गया, अंदाजा चेंज हो गया। रिव्यू करना होता है इन चीज़ों को ईयर एंड पे, और अगर कोई चेंज हो तो इस साल की डेप्शन ही नए, इसका मतलब यह है साल के पहले से अप्लाई करने का मतलब क्या है, इस साल की डेप्रिसिएशन नए एस्टीमेट के हिसाब से निकालनी है आपने, जिस वक्त मर्जी आपको पता लग जाए। ठीक है, अब ये कल तफसील से लिखवाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। बस जो यूजफुल लाइफ वाला एस्टीमेट है ना, ये जालिम है। ये अगर साल के एंड पे चेंज हो तो अप्लाई तो साल के शुरू से करना है, पर कुछ प्लस करना पड़ता है इसमें एक साल, बाकी तो जैसे है वैसे। कल देखें छोटे छोटे, ठीक है। अच्छा जी, अब 43 देखें। उमर परचेज एन एसेट कॉस्टिंग 20,000 ऑन यकम जनवरी 12। लाइफ एसेट की है 10 साल और रेजिडुअल वैल्यू है 2,000। यकम जनवरी 14 पे कुछ हो रहा है, वो जो हो रहा है वो बाद में देखेंगे, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। 44 ही है ना, 43 है। अब वही वर्किंग कर लेते हैं, क्योंकि इस वर्किंग का फायदा यह है कि बनी बनाई चीजें मिलेंगी। डेट, डिस्क्रिप्शन और एसेट। किस दिन खरीदा एसेट? नहीं 12 को नहीं, यकम जनवरी बोलो ना पूरा। हाँ, मैं जाके देखूं क्या? यकम जनवरी 12 पे। कॉस्ट क्या है? 20,000। अब डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से करनी है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 2,000 है, और लाइफ सवाल में कितनी गिवन है? 10 साल। पूरा साल डेप्सिट करेंगे, कितना आया? 1.8, 18, हाँ 1.8। ठीक है जी, नहीं अब 1.8 ही। अच्छा जी, उसके बाद कितना आ गया जी? 18.2 बुक वैल्यू आ गई। तो ये हमारी 31 दिसंबर 2012 की डेप्रीसिएशन आ गई। 14 में कुछ हो रहा है ना, पहले वहां तक पहुंचे तो सही, ये असूल होगा हमारा, पहले वहां तक पहुंचे तो सही। तो 31 दिसंबर 2013 की डेप्रीसिएशन भी निकालेंगे। सेम फार्मूला, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। 16.4 आ गया। ठीक है, ये 31 दिसंबर 13 की बुक वैल्यू है, जिसको प्यार से यकम जनवरी 14 की बुक वैल्यू भी कह सकते हैं। एम आई राइट? अब क्या हुआ? ऑन यकम जनवरी 14 इट इज एस्टिमेटेड दैट रिमेनिंग लाइफ इज ओनली, या टोटल लाइफ 8 कह दे तो टोटल 8 का मतलब क्या है? 2 गुजर गए, 6 आपको निकालनी पड़ेगी। ये सवालों में मसला हो सकता है, कल इस पे बात करेंगे। फिलहाल तो पहला पोर्शन ही लेके चल रहा हूँ मैं। क्या रिमेनिंग लाइफ इज ओनली? तो अगर रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर्स है, जबकि वैसे तो 2 साल गुजरने के बाद इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 8 बनती थी ना, अब वो क्या कह रहा है? एसेट की तो हालत ही कोई नहीं, तो 6 साल और चलेगा। तो एस्टीमेट चेंज हो गया। एस्टीमेट चेंज हो गया तो डेप्रीसिएशन नई वाली नए एस्टीमेट के हिसाब से निकलनी है। उसके लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए। बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, वो वर्किंग की बरकत से सामने पड़ी, और रिमेनिंग लाइफ वो सवाल ने दे दी, या कभी खुद निकालनी पड़ सकती है। 8 बताता तो -2 करते। ठीक है, खैर अब हमने जब 2014 की डेप्रीसिएशन निकालनी है तो एस्टीमेट चूंकि चेंज हो गया है, तो फॉर्मूला है बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट माइनस रिवाइज्ड बुक वैल्यू। अच्छा, अब अगर सवाल में बुक वैल्यू रिवाइज नहीं हुई है तो फिर वही बुक वैल्यू ही यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है जी? बुक वैल्यू एट डेट ऑफ चेंज, पता नहीं क्या लिखा गया, डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, माइनस करेंगे इसमें से रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू, और डिवाइड करना होगा इसको
रिमेनिंग लाइफ एट डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ एट डेट ऑफ चेंज, ठीक है जी। तो ये जनाब फार्मूला था। तो 16.4, अब रिवाइज कोई नहीं है तो वही पकड़ लो। और रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है, बुक वैल्यू भी यकम जनवरी 14 की हो और रिमेनिंग लाइफ भी यकम जनवरी 14 पे ही खड़े होकर आपने निकालनी होगी, ये याद रखना, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 6 किया आपने, आंसर इज 2. और ऑनवर्ड्स अब ये 2.4 ही चलना है, अनलेस के फिर दोबारा कोई एस्टीमेट चेंज आ जाए, ठीक है जी। ओके, बट डेट डेप्शन के साथ बाद में लिखना, वरना गलती कर जाते हो आप। ओके, तो ये जनाब डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला भी लिख दिया। तो ये थोड़ा सा एक सवाल ज़रा मैंने करा दिया, अब ज़रा आप इसको ट्राई कीजिएगा। आगे 3-4 छोटी छोटी सवालियाँ हैं इसी तरह की, किसी में मेथड बदल रहा है, किसी में रेट बदल रहा है, मतलब डिफरेंट चीज़ें, रेजल वैल्यू बदल रही है। ओके, तो 40 एक आपका अकमल ब्रदर वाला होमवर्क है आज, थोड़ा सा ही होमवर्क है आज, और दूसरा 44, 45, 46 और 47, ठीक है जी। ये छोटे छोटे 3 सवाल भी आपके होमवर्क में। ओके, अल्लाह हाफिज़।